Good morning, everyone. I'm sorry. Good afternoon. Very welcome, all of you. And today we are going to continue the topic. I guess last time हमारा क्या ख़त्म हुआ था, कोई मुझे इन्फॉर्म करे. आई गेस नेमिंग रिएक्शंस ख़त्म हो गई थी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बाकी थी, और काफ़ी सारा मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को. यस, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो हमारे दो पार्ट हो चुके हैं. एक हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ताज ने एक मिनट. ब्लैक मार्कर. ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर 3, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Aromatic nucleophilic substitution reaction. Very good morning all of you. चलो, सब बच्चे प्रेजेंट है, so there is no need to waste of the time. So let's start the topic. The next topic is aromatic nucleophilic substitution reaction. By the way, जो इससे पहले मैंने काफ़ी बड़ा होमवर्क दिया था, एक ही बच्चे ने मुझे अभी तक भेजा है. एक ही बच्चे, एज ऑलवेज एज यूजुअल मुजना नाम की जो लड़की है उसी ने मुझे सेंड किया है, और सारे करेक्ट आंसर. बाकी किसी भी बच्चे ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया है. दिस इज़ वेरी 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 बैड थिंग फॉर यू, नॉट फॉर मी. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एसएन रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ना रिएक्शन. तो लिखो, देखो बेटा क्या होगा, साथ में लिखो. इन दिस रिएक्शन द लिविंग ग्रुप, मैं इसको बोलूंगा Lg depart in the form of anion and replaced, ऐसा लिखो, and replaced by न्यूक्लियोफाइल Nu. ठीक है, मान लो आपके पास एक
एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें एक लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, एक लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप पे आप एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक बताओगे, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैच करेगा। जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच है वही वाले कार्बन पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, सो एरोमेटिक कंपाउंड पे लिविंग ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनायन। देखो लिविंग ग्रुप डिपार्ट इन द फॉर्म ऑफ एनायन, सो दिस इज योर एनायन, दिस इज योर एनायन and this is your substituted product, this is your substituted product, understood? अब इसका ये एक सिंपल रिएक्शन है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, इसका आपको मैं मैकेनिज्म बताता हूँ किस तरीके से होता है। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले आपका ये जो लिविंग ग्रुप है ना, उस पर हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है ना, तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आप लोगों को। सो ये नेगेटिव चार्ज आ गई। अब एक ही कार्बन पे लिविंग ग्रुप ही है और इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। पहले एरोमेटिक था, अब नॉन एरोमेटिक में चला गया, नॉन एरोमेटिक में चला गया। देन अगेन एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, कितने बार करें हम लोगों ने ये प्रोसेस। सो यू विल गेट दी अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज योर लिविंग ग्रुप एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। अगेन दिस इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देन अगेन एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। So like this is your nucleophile, this is your living group and this is negative and this is like this. Again this is your non-aromatic compound. Again atom to bond, अब यहाँ से living group बाहर निकल गया है ना, निकल गया तो क्या बनेगा है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बचा प्लस L नेगेटिव करके बाहर निकल गया। So this is the mechanism and again it will back to the aromatic, it will back their aromaticity. So always remember molecule aromatic से non aromatic में जाएंगे, non aromatic से वापस aromatic में जाएंगे to gain the stability, right? So this is the mechanism of this nucleophilic substitution reaction. ठीक है, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों ने नोट किया है? बेटा इस सैटरडे को हम लोग आप लोगों को थोड़ा 1 बाय 1 बुलाने वाले हैं नोट चेक करने के लिए, तो सारी नोटबुक अपनी वेल प्रिपेयर्ड करें। सैटरडे को आप लोगों को हम लोग यहाँ पे बुलाने वाले हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, AR-SN रिएक्शन proceed via following mechanism. Number one,
ठीक है, लिखो ArSN1 यूनिमोलिक्यूलर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यूनिमोलिक्यूलर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट ओनली दिस सबस्ट्रेट, है ना। नंबर 2 ArSN2, दिस इज बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसका मतलब इन दिस रिएक्शन दी मतलब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों पे रिएक्शन डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। ओके, नंबर 3 ArSN वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। हमें पता है बेंजाइन क्या होता, याद है ना। सो दिस इज योर बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज योर बेंजाइन। ठीक है, तो अब एक के बाद एक देखेंगे बेटा। देखो सब में इसी तरीके से होगा, हाँ, लेकिन मैकेनिज्म इस तरीके से होगा। तो लेकिन हर रिएक्शन का हम लोग इस तरीके से मैकेनिज्म नहीं बता सकते ना, टाइम की बर्बादी होगी और आप लोगों को भी मतलब सेम टू सेम चीज हो रही है ना। तो बस आपको लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल चेंज करना है, बाकी का सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। तो हम लोग फाइनली इस तरीके से देखेंगे हर मैकेनिज्म को, ठीक। मैंने आपको जनरल प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी ArSN1 दैट इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म। अंडरस्टूड एवरीवन? तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, ArSN1 दैट इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। और हमें पता है कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर रिएक्शन डिपेंडेंट करती है और न्यूक्लियोफाइल जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। हमें पता है, हमने अल्कीन में भी डिटेल में पढ़ा था सब बच्चों ने। लिखो नोट, ArSN1 reaction is very rare and mainly given by diazonium compounds। डायजोनियम कंपाउंड, जरा देखो डायजोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेंजीन रिंग पे N2+Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूं पूरा नाम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नाउ BDC, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे BDC सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड, है ना। देखो जो डायजोनियम कंपाउंड्स है ना वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जब अगर वो बेंजीन रिंग से कोई जुड़ जाए तो वो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिसिटी है वो डायजोनियम कंपाउंड को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। ये एक चीज याद रखना आप सब बच्चे, ठीक है। सो क्या होगा अब देखो जरा, ये BDC में हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे अटैक करेगा, ये सब टर्म को बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज अगेन योर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर एंड द न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड, देन N2 बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में और Cl- आपका लिविंग ग्रुप एनायन के फॉर्म में बाहर निकल गया। सो दिस इज द रिएक्शन। अब इसका अगर मैकेनिज्म भी देखें तो सब में ऐसे ही होगा जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इसका शॉर्ट मैकेनिज्म बताता हूं मैं। शॉर्ट मैकेनिज्म कैसे होगा? सो दिस इज योर N2+Cl-, है ना। अब N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो ये स्टेप 1 में रिमूव हो रहा है। सो दिस इज योर स्टेप 1, जिसको हम लोगों ने RDS कहा था और स्लो स्टेप कहा था, है ना, स्लो स्टेप कहा था। सो यू विल गेट दी कार्बोकेटायन, बट
दिस इज योर एराइल कार्बोकेटायन, है ना, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गई तो एराइल कार्बोकेटायन सीसी। लेकिन देखो ना, ये बेचारा कार्बोकेटायन है, देखो बेंजीन में अभी भी रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, रेजोनेंस होते जा रहा है, लेकिन इस कार्बोकेटायन को इस रेजोनेंस से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो, अगर ऐसा कुछ होता तो, है ना, तो ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी ये एराइल कार्बोकेटायन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। लेकिन इस कार्बोकेटायन को फायदा है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो कार्बोकेटायन को रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो कार्बोकेटायन रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा उसको स्टेबिलिटी में फायदा होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, ये सिर्फ घूमते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कोई सेपरेट नहीं हो रही, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, और पॉजिटिव चार्ज को कोई फायदा रेजोनेंस का नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एराइल कार्बोकेटायन और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज इसके रेजोनेंस का फायदा इस कार्बोकेटायन को होता है, लेकिन यहां के रेजोनेंस का फायदा इस कार्बोकेटायन को नहीं होता है। बेचारा बेचारा बेचारा, समझ गए बच्चों what I am trying to say, what I am trying to explain you? ये हमने GOC में भी साथ में पढ़ा था। So anyway, so this is your कार्बोकेटायन। So in step 2 जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, स्टेप 2 में जो कि हमारी फास्ट रिएक्शन होती है, तो स्टेप 2 में बेटा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट योर करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, प्लस N2 बाहर निकल गया आपका और Cl माइनस भी बाहर निकल गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गई ये बात? फाइन। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, लिख लिए? हाँ, नंबर 2 ArSN2 रिएक्शन, ArSN2 जिसको हमने बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे E1 में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, कार्बोकेटायन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और SN2 में मतलब न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग लिविंग ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करेंगी, लेकिन सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। हमने देखा था E1 और E2, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि अच्छे से पढ़ के आना, तो आप लोगों को फायदा होगा, राइट? तो वही देखने वाले हैं हम लोग, और आई गेस आज बोर्ड में भी यही टॉपिक चलने वाला है, बोर्ड की क्लास में। ठीक है, चलो कुछ की पॉइंट्स लिखो, की पॉइंट्स इसके। सबसे पहला, दिस रिएक्शन इज वेरी कॉमन, दिस रिएक्शन इज वेरी कॉमन। दूसरा ये लिखो, रिएक्टिविटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप पावर। मतलब जितना पावरफुल लीविंग ग्रुप होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। रिएक्टिविटी बढ़ेगी। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हेन इट प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। याद रखना ये चीज है ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के, देखो ये बेंजीन है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी मेटा पोजीशन है और ये आपका पैरा पोजीशन है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे या पैरा पे प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मेटा पे प्रेजेंट है तो रिएक्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये की पॉइंट से लिखा के दे रहा हूं, अच्छे से याद रखना। हाँ, अगर इसको देखो, ये कंसेप्ट निकालने के लिए मुझे 3-4 पेज पढ़ने पड़ते हैं ना, और आपको बताने के लिए मुझे 3 सेकंड 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएगी। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। ठीक है, मान लो फ्लोरीन अगर लगा है तो वो रिएक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। अंडरस्टूड। मान लो आपके पास ये है, ऐसा कंपाउंड है, एक जगह फ्लोरीन है और एक जगह ब्रोमीन है ना, और मैं बोल रहा हूं कि बताओ दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगा, तो आप बोल देना सर फ्लोरीन वाला। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ये रिएक्शन में ज्यादा भाग लेगा। मान लो आपका ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी NO2 है और यहाँ पे भी NO2 है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि बताओ दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, तो आप क्या बता देना, सर आपने लिखाए थे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो सर ये ऑर्थो पोजीशन पे है और ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे रहने से कोई भी रिएक्टिविटी में खास फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? ऑर्थो पे, तो सर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। समझ गए? सिंपल कंसेप्ट। मान लो आपके पास ऑर्थो पैरा पे है और यहां पे एक ही ऑर्थो पे है, तो इसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 2 है। समझे क्या? अंडरस्टूड? प्लीज बताओ ये कंसेप्ट सिंपली समझ में आया? देखो हम लोग रिएक्शन देखेंगे बाद में, लेकिन ये सारी चीजें आपको अगर क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई है ना, तो बाकी के रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, समझ गया ना सबको? लाइक ठोको सब बच्चे। थैंक यू आपको समझ में आने के लिए। अब हम लोग इसके रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो एग्जाम्पल्स। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन हमने इसमें ऐड किया एक्वियस NaOH, है ना, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर है। देखो बच्चों क्या करना है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज है, तो O नेगेटिव हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन को फेंकेगा बाहर। क्लोरीन और ये NaCl करके निकल जाएंगे, हाँ, खुशी खुशी, नो गम। तो फिनॉल प्लस NaOH, so this will be your final product. So you will get phenol from chlorobenzene. You will get phenol from chlorobenzene. Absolutely right, everyone. And this reaction is particularly known as Doe process. Doe process. ठीक है,
डो प्रोसेस, नेमिंग रिएक्शन है, डो प्रोसेस। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में है, लिख लेना। कौन से चैप्टर में है ये? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जो इसके बाद वाला चैप्टर है ना बेटा, आई मीन बोर्ड में, उस चैप्टर में ये रिएक्शन है। ठीक है, लिखो। दूसरा, अगेन दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। अब इसमें हम लोग दो तरीके से रिएक्शन करवाएंगे, दो तरीके से रिएक्शन करवाने वाले हैं, अच्छे से देखना। सबसे पहला है H2O, इसमें भी लेंगे, H2O इसमें भी लेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट थ्री टाइम। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया थोड़ा। CaPO3 ये 4 टाइम, इस तरीके से इसको नाम दिया है कैल्शियम फॉस्फेट 698 केल्विन। Ca3PO3 4 टाइम, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हाँ चलो। और ये H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक है, CuCl 673 केल्विन। तो सेम टू सेम है, देखो OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्लोरीन को फेंकेगा बाहर H के साथ, और यहाँ पे भी OH अटैक करेगा इस कार्बन पे और क्लोरीन को फेंकेगा H के साथ, है ना। तो HCl इसमें भी बाहर निकल रहा, इसमें भी बाहर निकल रहा। सो व्हाट यू विल गेट? You will get your phenol plus HCl. Here also you will get your phenol plus HCl. This process is known as Raschig process. क्या बोलते हैं बेटा? Raschig process. And always remember, Raschig process is best method to prepare phenol as compared to Dow process. देखो Dow process में भी phenol बन रहा है और Raschig process में भी phenol बन रहा है, Raschig process में भी phenol बन रहा है। लेकिन Dow process का बाय प्रोडक्ट क्या है? NaOH है। लेकिन Raschig प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या है? HCl है। तो HCl को हम लोग वापस से रीयूज कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। तो जो आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, और क्लोरोबेंजीन से आप लोग वापस से फिनॉल बना सकते हो। दैट्स व्हाई द Raschig प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू Dow प्रोसेस, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट HCl इज रीयूज टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। क्या मेरी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन समझ में आया? हाँ, NaCl, थैंक यू, NaCl, थैंक यू धानेश। चलो, अब मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग घर से करके बताना। Cl NO2 प्लस हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं एक्वियस NaOH, है ना। मैं एरो देके रख लेता हूँ आप लोगों को, आप लोग प्रोडक्ट बना लेना।
NH2H, तो ये अटैक करेगा, Br जाएगा H के साथ, ठीक है, याद रखना। ये आप सब इसके प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। देखो HBr बाहर निकल रहा है, NH2 आ जाएगा, यहाँ पे ये ब्रोमो और ये इधर अटैक हो रहा है तो Na के साथ निकल रहा है, यहाँ पे ये क्लोरो Na के साथ निकल रहा है NaCl के फॉर्म में। तो सब मुझे आप अच्छे से रिएक्शन करके बताओगे। C2H5OH अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, या H के जगह पे Na लगा लो, है ना। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, वेरी इजी। आप देख सकते हो कि ये O नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ, और ब्रोमीन जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, है ना। आसान है ना सब। मुझे पता है कि काफ़ी कम लोग ये होमवर्क करेंगे, बट मेरा काम है होमवर्क देना, है ना। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितने अपने करियर को लेके, हाँ, एक क्यूरियस हो, एक ऑनेस्टी के साथ अपने करियर को देख रहे हो। काफ़ी सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते, हमें पता है। 95% स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते, 95% बच्चों का क्लास में ध्यान नहीं रहता है, 95% बच्चों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लासेस करते हैं जस्ट के पेरेंट्स को बताने के लिए कि हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ये धोखा है, ये धोखा है। तो कोई नहीं, हर एक धोखे की कीमत होती है और वो लास्ट में मिलती है जब रिजल्ट आता है, जब दूसरे बच्चे क्लियर करते हैं ईमानदारी मेहनत के साथ और हमारा अटक जाता। ETNH2, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक कर रहा है, ये ब्रोमो जाएगा H के साथ, प्रोडक्ट देना। अब जब हमें भूख लगी है तो आपको ज़बरदस्ती तो खाना कोई नहीं खिला सकता ना, तो आपको भूख लगी तो खुद खाना पड़ता है। तो वो अंदर से जब भूख नहीं लगे आपको, आपके करियर की, आपके सिलेबस की, आपको आपके एग्ज़ाम की, टेस्ट की, तो जब तक कि ज़बरदस्ती कोई आपको नहीं कर सकता। सोते हुए को, जागे हुए को जगाना, है ना, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, ध्यान दो, वरना टाइम हाथ से चला जाएगा। कोविड ने वैसी कमर तोड़ के रखी है सबकी, फिर क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। RNH2 प्राइमरी अमीन, ये अटैक होगा, ये कार्बन पे, क्लोरीन जा रहा है बाहर H के साथ, प्रोडक्ट बताना। हम लोग एक पॉइंट तक के आप लोग को समझा सकते हैं। थोड़े अपने पेरेंट्स के फेसेस देखा करो डेली बेसिस पे कि वो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाए रखे हैं। अगर फील हो तो पढ़ाई कर लेना, ना फील हो तो पढ़ाई मत करना। MEONA मतलब CH3ONA है, ये Cl जाएगा Na के साथ, प्रोडक्ट बना लो। अब देखूंगा मैं कितने लोग ईमानदारी से होमवर्क भेजते हो, क्योंकि मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि इन लोगों को इतना पढ़ाने के बावजूद भी 1-2 बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं। मतलब रेशो देखो आप लोग टोटल बच्चे कितने हैं और उसमें से बच्चे होमवर्क कितने भेज रहे हैं, तो बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब इस कोविड के टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है घर पे पढ़ाई के लिए, तो आप लोग, है ना, तो ये अभी समझ में नहीं आएगा। देखो हर चीज, हर एक का हिसाब किताब ना इंस्टेंट नहीं होता, एक टाइम के बाद होता है। तो 2021 अप्रैल मई, आज से 1 साल बाद आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि सर ने जो होमवर्क दिए थे 1 साल पहले, अगर मैं उसकी प्रैक्टिस करता या करती तो आज मेरे क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होते। बायो के, फिजिक्स के, मैथ्स से अगर मैं अपने सर से डाउट पूछता या पूछती, होमवर्क करता या करती, तो आज मुझे उसके खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये कब पता चलेगा? 1 साल बाद। तब आप और मैं 1 to 1 बैठ के बात करेंगे, है ना, और तब मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज़ द वीडियो जो आपको हमने 1-1.5 साल 2 साल पहले पढ़ाया था,
लेकिन आपने उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया। देखो हम लोगों ने होमवर्क दिए थे, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करते तो देखो आज आपको प्रॉब्लम नहीं जाती। तो होगा, एहसास होगा, एक पॉइंट के बाद होगा, और जब होगा तब भी फिक्र मत करना, हम लोग यहीं बैठे हुए, हम लोग आपको अकेले समंदर में छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कि हम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन प्यार दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा प्यार में मज़ा नहीं आता। हम ईमानदारी से सब चीज़ पढ़ा लो और आप लोग ना पढ़ो तो पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है यार क्या करें, ये बच्चे लोग खुद ही अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, तो हम भी एक पॉइंट तक आपको बता सकते, समझा सकते। माँ बाप तो है नहीं आपके कि आप पे पूरा हमारा हक होगा, है ना। तो अगर करियर बनाना चाहते हो, आप लोगों के पास फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, शुक्र करो। दीपांकर सर है, मैं हूँ, विपाशा सर है, अर्शित सर है, बायोलॉजी का इतना ज़बरदस्त आपको हैंड मिला। आप लोग को वैल्यू नहीं है किसी की भी, है ना। दूसरे बच्चे मरते हम लोगों से पढ़ने के लिए, लेकिन फिज़िक्स के आपके पास लेजेंड है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था पूछो जो पूछना है, ही विल आंसर यू। बट क्या करे, जब अप्रोच ही नहीं है तो हम भी कितना अपने तरफ से मेहनत कर सकते हैं। एक तो वैसे ही ये ऑनलाइन वाला मीडियम है, कितना करेंगे, और तो बहुत मुश्किल है बेटा। ये चीज़ें अगर आप लोग अभी नहीं समझ लेना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक भी बच्चा पास नहीं होगा अगर अभी चीज़ें समझ में नहीं आई तो। हमारा कंसेप्ट ये है कि यार मुझे 100 जेई वालों ने सोचना चाहिए मुझे 100% लाना है, एनी हाउ इसके लिए मेहनत करो और आ सकते। जेई का लेवल वैसे ही डाउन हो गया है कोविड की वजह से, आ सकते हैं, करो मेहनत। अगर और नीट वाला बच्चा है तो सोचो 650 प्लस मुझे मार्क्स लाने हैं। ये जब तक कि आपके सामने गोल नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे कुछ। आपको सोचना है कि मैंने एडमिशन क्यों लिया नीट में, मैंने जेई में एडमिशन क्यों लिया, या मैंने साइंस में एडमिशन क्यों लिया, है ना। वैसे इंडिया की हालत आपको लोग को पता है क्या है, जॉब के वांदे है और बहुत मेहनत करना है। एक एक सीट के लिए कितने कितने हज़ार बच्चे अपीयर होते हैं, 15 लाख 16 लाख बच्चे नीट जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए वर्कआउट करो, मेहनत करो, सोचोगे नहीं तो ये चीज़ें दिमाग में कभी आएगी नहीं, फील नहीं होंगी। तो ये एम होना चाहिए, लिख के रखो ऐसे बड़े, इसमें 100%, ऐसा एक बोर्ड, ऐसा पेज पे लिखो और जहाँ पे सोते हो ना फ्रंट पे लगा दो 650+ मार्क्स, है ना। नीट 2022 में आपको आना है, पेज पे लिखो और चिपकाओ सामने, तो जब सो के उठोगे तो दिखेगा वो। ये चीज़ें करनी पड़ती है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो जब तक कि आप प्लानिंग नहीं करोगे, कोविड में इतने आलसी हो गए सब, बच्चे रेगुलर लेक्चर नहीं देखते, है ना। और फिर पेरेंट्स हम ही को ब्लेम करते हैं, हमारा बच्चा लेक्चर नहीं देख रहा, तो फिर हमने क्या करना, अब घर पे आके कान पकड़ के लेक्चर तो नहीं करवा सकते हम, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा। अभी मेरा जो मॉर्निंग में लेक्चर नहीं हो पा रहा था 1 से 2 दिन से, वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, माइक की कमी थी, उधर लेक्चर चल रही इधर, तो मैं बोला चलो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो मैनेज करना पड़ता है एज ए मैनेजमेंट, फैकल्टी तौर पे भी और आप लोगों को भी। लेकिन एक तरफा प्यार नहीं होता है, याद रखना। आप लोगों को आपका भी कंसर्न शो करना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका मतलब बहुत जीनियस हो गया आप, समझ रहे हो। तो जीनियस बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो क्यूरियोसिटी लेके आते हैं, वो क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न के सॉल्व करते हैं, होमवर्क अपने डेली बेसिस पे करते हैं। अब हम लोग होमवर्क दे दिए, अब मुझे बताओ अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो इसमें कौन गलत है, हम या आप। अब मैं ये तो नहीं पूछ सकता ना बार बार, ए होमवर्क किए क्या, तूने किया क्या, तूने किया क्या। जैसे आप बच्चे नहीं हो, आप 9th और 8th क्लास के बच्चे नहीं हो ना कि मैं बार बार पूछूँ हम। अब आप लोग एक लेवल पे आ गए, अब आप लोग का ये अप्रोच होना चाहिए कि नहीं, मैं खुद अपने टीचर से होमवर्क शेयर करूँ, सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आए, ये क्वेश्चंस आए, शेयर करें। लेकिन नहीं हो पा रहा है वो, तो ज़रा ध्यान दो बेटा, कहीं मुश्किल ना हो जाए। हाँ, कहीं मुश्किल ना हो जाए, ठीक है।
तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। हमारे 2 पार्ट खत्म हो गए। कल हम लोग तीसरा पार्ट शुरू करेंगे, रिएक्शन वाया AR-SN रिएक्शन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, है ना। फिर वो ख़त्म कर लेंगे तो हमारा 1 से 2 ही टॉपिक बचते हैं, देन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड ख़त्म। मतलब आप ऐसा समझिए कि कल एंड प्रोबेबल परसों, ये 2 दिन में हमारा एरोमेटिक कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये एरोमेटिक कंपाउंड आपका 12th का सारा रिंग वाला रिएक्शन कवर करता है। सारे रिंग वाले रिएक्शन, फिनॉल कवर कर लेता है, एरोमेटिक ईथर कवर करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कवर करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट करेगा, रिंग वाले सब कंप्लीट करता है। इसीलिए एरोमेटिक को मजबूती से पढ़ो, लगन से पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो और बहुत 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 मेहनत करो, है ना, तब जाके ये चीज़ें अच्छे से होगी। तो आज का टॉपिक सभी बच्चों को समझ में आता है, सभी 100% सी तो लिख के भेजते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, ठीक है। तो आज भी आप फॉर्मेलिटी कर लो 100% सी लिखने की, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एंड प्रोबेबल नेक्स्ट के बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। सैटरडे को मैं पर्सनली सबको बुलाने वाला हूँ, सबको आना है प्रिकॉशन के साथ, अपना मास्क एवरीथिंग जो भी कोविड के नॉर्म्स है, अपना बुक चेक करवाना है और जाना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कौन से टाइम पे आना है। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और सेफ रहे। जय हिंद।